हिंदी की प्रसिद्ध एवं सुपरिचित वरिष्ठ लेखिका दीपक शर्मा की लिखी कहानी आज सुनिए। ऊंट की पीठ। प्रस्तुत है कहानी मेरी ज़बानी। मैं हूँ सीमा सिंह। रकम लाए। बस्तीपुर के अपने रेलवे क्वार्टर का दरवाज़ा जीजा खोलते हैं। रकम मतलब 60,000 रुपये, जो वे अनेक बार बाबूजी के मोबाइल पर अपने SMS से मांग रहे थे और बाबूजी के दफ्तर के फ़ोन पर गिनाए थे। 10 दिन पहले इधर से जीजी की प्रसूति निपटाकर अपने कस्बापुर के लिए विदा हो रही माँ को सुना रहे थे। दोहती आपकी, कुसुम आपकी, फिर उसकी डिलीवरी के लिए उधार ली गई ये रकम भी तो आपके नामों बाकी में जाएगी। जीजी कहाँ हैं, मैं पूछता हूँ। मेरे अंदर एक अनजाना साहस जमा हो रहा है, एक नया बोध, शायद जीजा के मेरे इतने निकट होने के कारण। पहली बार मैंने जाना कि अब मैं अपने कद में, अपने गठन में, अपने विस्तार में जीजा से अधिक ऊंचा हूँ, अधिक मजबूत, अधिक वजनदार। 3 वर्ष पहले जब जीजी की शादी हुई थी तो मेरे उस 13 वर्षीय शरीर की ऊंचाई जीजा की ऊंचाई के लगभग बराबर थी तथा आकृति एवं बनावट उनसे क्षीण एवं दुर्बल। फिर उसी वर्ष मिली अपनी आवासीय छात्रवृत्ति के अंतर्गत कस्बापुर से मैं लखनऊ चला गया था और इस बीच जीजी से जब भी मिला तो हमेशा जीजा के बगैर। उसे जब ही मिलना जब रकम तुम्हारे हाथ में हो। जीजा मेरे हाथ के मिठाई के डिब्बे को घूरते हैं, लिप्सा लिप्त। उनकी ज़ुबान उनके गालों के भीतरी भाग में इधर उधर घूमती हुई चिन्हित की जा सकती है, मानो अपनी धमकी को बाहर उछालने से पहले वे उससे कलोल कर रहे हों। 2.5 वर्ष के अंतराल के बाद जिस विकट जीजा को मैं देख रहा हूँ वो मेरे लिए अजनबी हैं। छोटी घुन्नी आँखें, चौकोर पिचकी हुई गालें, चपटी फूली हुई नाक, तिरछे मुड़क रहे मोटे होंठ, गर्दन इतनी छोटी कि मालूम देता है उनकी छाती उनके जबड़ों और ठुड्डी के बाद ही शुरू हो लेती है। माँ का सिखाया गया जवाब इस बार भी मैं नहीं दोहराता। रुपयों का प्रबंध हो रहा है। आज तो मैं केवल अपनी हाई स्कूल की परीक्षा में प्रदेश भर में प्रथम स्थान पाने की खुशी में आप लोगों को मिठाई देने आया हूँ। अपनी ही ओर से जीजी को ऊंचे सुर में पुकारता हूँ, जीजी। किशोर। जीजी तत्काल प्रकट हो लेती हैं, एकदम खस्ता हाल, बालों में कंघी नहीं, सलवार और कमीज़ बेमेल, दुपट्टा नदारद, चेहरा वीरान और सूना। ये वही जीजी हैं जिन्हें अलंकार एवं आभूषण की बचपन से ही सनक थी, अपने को सजाने संवारने की धुन में जो घंटों अपने चेहरे, अपने बालों, अपने हाथों, अपने पैरों से उलझा करती थीं, जिस कारण बाबूजी को उनकी शादी निपटाने की जल्दी थी। वे अभी अपने BA प्रथम वर्ष में ही थीं जब उन्हें ब्याह दिया गया था, क्लास 3 ग्रेड के इनमाल बाबू से। क्या लाया है? लालाई जीजी मेरे हाथ का डिब्बा छीन लेती हैं, खटाखट उसे खोलती हैं और खुशी से चीख पड़ती हैं, मेरी पसंद की बर्फ़ी। मालूम है अपनी गुड़िया को मैं क्या बुलाती हूँ? बर्फ़ी। बर्फ़ी का एक साबुत टुकड़ा वे तत्काल अपने मुंह में रख लेती हैं। अपने से पहले मुझे खिलाने वाली जीजी भूल रही हैं बर्फ़ी मुझे भी बहुत पसंद है। ये भी भूल रही हैं हमारे कस्बापुर से उनका बस्तीपुर पूरे 4 घंटे का सफ़र है और इस समय मुझे भूख लगी होगी। जीजा जी को भी बर्फ़ी दीजिए। उनकी च्युति बराबर करने की मंशा से मैं बोल उठता हूँ, तेरे जीजा बर्फ़ी नहीं खाते। ठठाकर जीजी अपने मुंह में बर्फ़ी का दूसरा टुकड़ा ग्रहण करती हैं। मानुष मांस खाते हैं, मानुष लहू पीते हैं, वे आदमी नहीं आदमखोर हैं। क्या ये सच है? हड़बड़ा कर मैं जीजा की ही दिशा में अपना प्रश्न दाग देता हूँ। हाँ, ये सच है। इसे यहाँ से ले जा, वरना मैं तुम दोनों को खा जाऊँगा। सरकारी जेल इस नरक से तो बेहतर ही होगी। नरक बोओगे तो नरक काटोगे नहीं, चिंगारी छोड़ोगे तो लकड़ी चिटकेगी नहीं, मुंह ऊँट का रखोगे और बैठोगे बाबूजी की पीठ पर। जा। जीजा मुझे टहोका देते हैं, तू रिक्शा लेकर आ, इसे मैं यहाँ अब नहीं रखूँगा, ये औरत नहीं चंडी है। तुम दुर्वासा हो, दुर्वासा। जीजी ठी ठी छोड़ती हैं और बर्फ़ी का तीसरा टुकड़ा अपने मुंह में दबा लेती हैं। जा तू रिक्शा लेकर आ। जिया मुझे बाहर वाले दरवाजे की ओर संकेत देते हैं, जब तक मैं इसका सामान बांध रहा हूँ। भावावेग में जीजी और प्रचंड हो जाती हैं। मैं यहाँ से कतई जाने वाली नहीं, कतई नहीं जाने वाली। जा तू रिक्शा ला। जीजा की उत्तेजना बढ़ रही थी।
वरना मैं इसे अभी मार डालूंगा। किंकर विमूढ़ मैं उनके क्वार्टर से बाहर निकल लेता हूँ। बाबूजी का मोबाइल मेरे पास है। उनके आदेश के साथ कुसुम के घर जाते समय से स्विच ऑफ कर लेना और वहाँ से निकलते ही ऑन। मुझे बताना क्या बात हुई, और एक बात और याद रहे, इस पर किसी भी अनजान नंबर से अगर फ़ोन आए तो उठाना नहीं। सन्नाटा खोजने के उद्देश्य से मैं जीजी के ब्लॉक के दूसरे अनदेखे छोर पर आ पहुंचा हूँ। सामने रेल की नंगी पटरी है, उजाड़ एवं निर्जन। माँ मुझे बता रही थी कि जीजी के क्वार्टर से 100 कदम की दूरी पर एक रेल लाइन है जहाँ घंटे घंटे पर रेलगाड़ी गुजरा करती हैं। बाबूजी के सिंचाई विभाग के दफ्तर का फ़ोन मैं मिलाता हूँ। हाल ही में बाबूजी क्लास 3 के क्लर्क ग्रेड से क्लास 2 में प्रोन्नत हुए हैं। इस समय उनके पास अपना अलग दफ्तर है और अलग टेलीफोन। हेलो, बाबूजी फ़ोन उठाते हैं। जीजी को जीजा मेरे साथ कस्बापुर भेजना चाहते हैं। उसे यहाँ हरगिज़ हरगिज़ मत लाना। ज़ोरदार आवाज़ में बाबूजी मुझे मना करते हैं। वो वहीं ठीक है। नहीं, मैं चिल्लाता हूँ, वे बिल्कुल ठीक नहीं है। उनका दिमाग, उनकी ज़ुबान उनके वश में नहीं। जीजा उसे मार डालेंगे। सरकार ने ऐसे सख्त कानून बना रखे हैं कि उसे मार डालने की ज़रूरत नहीं कर सकता। वैसे भी वो आदमी नहीं, गीदड़ है, भभकी ही भभकी रखता है अपने पास। जीजी आत्महत्या भी कर सकती है। एक बिजली की मानिंद जीजी मुझे रेल की पटरी पर बिछी दिखाई देती हैं और ओझल हो जाती हैं। नहीं, वो कुसुम को आत्महत्या नहीं करने देगा। वो जानता है उसकी आत्महत्या का दोष भी उसी के मत्थे मढ़ा जाएगा और उसी की गर्दन नापी जाएगी। तुम कोई चिंता ना पालो, बस घर चले आओ। लेकिन उधर वे दोनों मेरी राह देख रहे हैं। जीजा ने मुझे रिक्शा लाने भेजा था। बस स्टैंड का रुख करो और चले आओ। कुसुम के पास अब भूल से भी मत जाना। और फिर इधर तुम्हारे दोस्त तुम्हें पूछ रहे हैं, टीवी चैनल वाले तुम्हारे इंटरव्यू के साथ तुम्हारी माँ और मेरा इंटरव्यू भी लेना चाहते हैं। बाबूजी का कहा मैं बेकहा नहीं कर पाता। लेकिन जैसे ही बस्तीपुर से 1 बजे वाली बस कस्बापुर के लिए रवाना होती है, मुझे ध्यान आता है कि जीजी की बेटी के लिए माँ ने चांदी की एक छोटी गिलासी मुझे सौंपी थी। भांजी को पहली बार मिल रहे हो, उसके हाथ में कुछ तो धरोगे। वो गिलासी मेरे साथ वापस चली आई है। भांजी को मिला कहाँ मैं। बाबूजी का मोबाइल रास्ते भर बजता है, कई अनजान नंबरों से, जीजा के नंबर से भी। लेकिन तब भी जवाब में मैं उसे नहीं दबाता। मुझे खटका है जीजी मेरे लिए परेशान हो रही हैं और बदले में जीजा को परेशान कर रही हैं। जीजी को बिना बताए मुझे कदापि नहीं आना चाहिए था। कहीं जीजी मुझे खोजने रेल की पटरी पर न निकल लें और ऊपर से रेलगाड़ी आ जाए। उस खटके को दूर करने के लिए मोबाइल से मैं बाबूजी के दफ्तर का नंबर कई बार मिलाता हूँ, किंतु हर बार उसे व्यस्त पाकर मेरा खटका दुगने वेग से मेरे पास लौट आता है। शाम 5 बजे बस कस्बापुर जा लगती है। घर पहुंचता हूं तो घर के सामने जमा स्कूटरों और साइकिलों की भीड़ मुझे बाहर से दिखाई दे जाती है। अंदर दाखिल होता हूं तो माँ को स्त्रियों के एक समूह के साथ विलाप करती हुई पाता हूं। जीजी रेल से कट गई क्या, मैं सोचता हूं। तुम आ गए। मुझे देखते ही पुरुषों के जमघट में बैठे बाबूजी उठ खड़े होते हैं और मुझे घर के पिछले बरामदे में लिवा लाते हैं। यहाँ एकांत है। हमें अभी बस्तीपुर जाना होगा। वे मेरी पीठ घेर रहे हैं। मजबूत दिल से, मजबूत दिमाग से। तुम रास्ते में थे इसलिए तुम्हें फ़ोन नहीं किया। बस में तुम अकेले अपने को कैसे संभालोगे, क्या करोगे कुसुम। वे मुझे खोजने घर से निकली और रेलगाड़ी ऊपर से आ गई। मैं फट पड़ता हूँ। उस मक्कार ने तुझे भी फ़ोन कर दिया। बाबूजी चौकन्ने हो लेते हैं, अपने को निरपराध ठहराने के लिए। लेकिन ये सच है, मैं बिलख रहा हूँ। जीजी को मैं कहाँ बता कर आया कि मैं इधर लौट रहा हूँ। ठीक से मैं उन्हें मिला भी नहीं। पहले जीजा ने तमाशा खड़ा किया, फिर जीजी आपा खो बैठी, फिर आपने हुक्म दे डाला, वापस आ जा, वापस आ जा। शांत हो जा। बाबूजी मेरी कलाई अपने हाथ में कस लेते हैं। शांत हो जा। कुसुम को जाना ही था। उसका कष्ट केवल काल ही काट सकता था, हम लोग नहीं। हम केवल उसकी बिटिया की रक्षा कर सकते हैं, उसका पालन पोषण कर सकते हैं, उसे अच्छा पढ़ा लिखा सकते हैं और करेंगे भी। बस्तीपुर से लौटती बार उसे अपने साथ इधर लेते आएंगे। सहसा बस्तीपुर वाली बिजली मेरे सामने फिर कौंध जाती है। लेकिन जीजी रेल की पटरी पर बिछी हैं, लेकिन अब वे अदृश्य नहीं हो रही, मुझे दिखाई दे रही हैं, साफ दिखाई दे रही हैं। हमारे कस्बापुर की बर्फ़ी अपने मुंह में दबाए। अभी आप सुन रहे थे दीपक शर्मा जी की लिखी हुई कहानी ऊँट की पीठ।
एक ऐसी लड़की की कहानी जो पिता और पति दोनों के घर में असुरक्षित और दुखी जीवन जीती है। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी की श्रेष्ठ कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब करके ही कहानियाँ सुनें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।